नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 7 विजयनगर, और देखते हैं इस चैप्टर से हमारे कितने शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते हैं जो हमारे बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विजयनगर का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं चैप्टर का नाम ही विजयनगर है। तो विजयनगर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए विजय का शहर, ऑप्शन बी विजय का गांव, ऑप्शन सी किलेबंदी वाला नगर, ऑप्शन डी समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला नगर। तो बच्चों विजयनगर का अगर हम अर्थ देखें तो विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जो दोआब क्षेत्रों के बीच था। दोआब का मतलब क्या होता है बच्चों? तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि उत्तर में कृष्णा नदी बहती थी और वहां से लेकर तुंगभद्रा नदी के बीच का ये क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य कहलाता था। तो इसलिए हम इसको दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच वाला क्षेत्र विजयनगर। प्रश्न तीसरे में पूछ रहा है हम्पी शब्द का अभिभार्व के डैश नाम से हुआ है, यानी हम्पी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बच्चों? तो हम सभी जानते हैं, चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हम्पी शब्द की उत्पत्ति बच्चों पंपा देवी जो कि वहाँ की मातृ देवी थी उनके नाम से हम्पी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया था। तो बच्चों 1565 विजयनगर की अंतिम तिथि, यानी विजयनगर का खात्मा हो गया था 1565 में, जो आखिरी युद्ध के दौरान हुआ था। वो जिस युद्ध को हम तालीकोटा का युद्ध या फिर हम राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से हम जानते हैं, वही 1565 के युद्ध के बाद बच्चों विजयनगर को खूब लूटा गया और इसका पतन हो गया। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर। प्रश्न 5 में पूछा गया है कि हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए। ऑप्शन ए 1800 में कॉलिंग मैकेंजी द्वारा, ऑप्शन बी 1850 में जनरल कनिंघम द्वारा, ऑप्शन सी 1900 में दयाराम साहनी द्वारा, और ऑप्शन डी 1950 में रखलदास बनर्जी द्वारा। तो बच्चों दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी और कनिंघम ये हमारे पहले चैप्टर में हम इन सबको पढ़ चुके हैं, जिनका संबंध इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि कॉलिन मैकेंजी का संबंध इस चैप्टर से है, जो कि यहाँ के एक सर्वेक्षण मानचित्रकर्ता भी थे जिन्होंने मानचित्र तैयार किया था विजयनगर का। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सन 1800 में किसके द्वारा? कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेष यानी उसके जो अवशेष थे वो प्रकाश में लाए गए थे। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 में पूछा है किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया कि कॉलिन मैकेंजी ही वो अभियंता थे, वो मानचित्रकर्ता थे जिन्होंने मानचित्र तैयार किया था विजयनगर साम्राज्य का। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 में पूछा है कॉलिन मैकेंजी कौन थे। ऑप्शन ए अभियंता, ऑप्शन बी सर्वेक्षक, ऑप्शन सी मानचित्रकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार ये तीनों ही खूबियां कॉलिन मैकेंजी के अंदर थी और ये तीनों ही सही ऑप्शन है हमारे। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 में पूछा निम्नलिखित में से किन्हें 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। तो बच्चों ये कॉलिन मैकेंजी को ही बनाया गया था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो बच्चों हम जानते हैं हरिहर और बुक्का दो भाइयों द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक विजयनगर शासकों के समकालीन थे। ऑप्शन ए दक्कन के सुल्तान, ऑप्शन बी उड़ीसा के गजपति शासक, ऑप्शन सी मगध के मौर्य शासक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बच्चों मगध के जो मौर्य शासक हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन हो जाएंगे इस साम्राज्य के अकॉर्डिंग। तो हम सभी जानते हैं कि विजयनगर शासकों के समकालीन कौन थे। तो दक्कन के सुल्तान थे और उड़ीसा के गजपति शासक, जिन दोनों को विजयनगर साम्राज्य ने हरा रखा था। तो बी ए और बी दोनों ही हमारा सही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न 11 में पूछ रहा है कि चोल शासकों का संबंध किस राज्य से, यानी चोल शासक किस राज्य पर शासन किया करते थे। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो बच्चों चोल शासक का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 में पूछा है होयसाल शासकों का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो बच्चों होयसाल शासकों का किस राज्य से संबंध है, यानी कहाँ शासन चलता था इनका? तो कर्नाटक में चलता था। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 में पूछा गया है कि हाथियों के स्वामी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए गजराज, ऑप्शन बी गजपति, ऑप्शन सी पशुपति और ऑप्शन डी नरपति। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि हाथियों के स्वामी के लिए गजपति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गजपति। प्रश्न 14 में पूछा गया है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। ऑप्शन ए राय, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी कमांडर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों विजयनगर शासक खुद को क्या कहलवाना पसंद करते थे? राय कहलवाना पसंद करते थे, यानी खुद को वो राय कहते थे। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 15 में पूछा गया है कि व्यापारियों के स्थानीय समूह को डैश कहा जाता था। ऑप्शन ए कुदिरई, ऑप्शन बी चेट्टी, ऑप्शन सी घोड़े के व्यापारी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो घोड़े के व्यापारी थे उन्हें कुदिरई भी कहा जाता था, चेट्टी भी कहा जाता था और घोड़े के व्यापारी भी कहा जाता था। तो उन्हीं को स्थानीय व्यापारियों के स्थानीय समूह को ये तीनों ही नामों से हम जानते थे। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 16 में पूछा गया है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी वस्त्र और ऑप्शन सी रत्न। तो बच्चों मसाले, वस्त्र और रत्न ये तीनों ही प्रकार की वस्तुएं विजयनगर के बाजारों में आसानी से उपलब्ध थी और जिसके लिए विजयनगर प्रसिद्ध भी था। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 17 में पूछा गया है कि संगम वंश का नियंत्रण डैश तक था। ऑप्शन ए 1220, ऑप्शन बी 1236, ऑप्शन सी 1485 और ऑप्शन डी 1750। जो संगम वंश का अगर नियंत्रण देखें तो हम सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संगम वंश का शासन 1485 तक चला। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरे विजयनगर पे हम देखते हैं कि 4 मुख्य वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और अराविदु वंश। अराविदु वंश जो थे वो विजयनगर के शासकों में आखिरी वंश माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 1485। प्रश्न 18 में पूछा गया है कि संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका। ऑप्शन ए तुलुभ, ऑप्शन बी सुलुभ, ये बच्चों मिस टाइप हो गया है, ये सुलुभ है, सुलुभ, ऑप्शन सी चोल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका, तो सुलुभ वंश ने उखाड़ फेंका और सुलुभ वंश के बाद फिर तुलुभ वंश सत्ता में आते हैं और तुलुभ के बाद अराविदु वंश सत्ता में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संगम वंश के बाद कौन सा वंश शासन करता है विजयनगर पे, तो सुलुभ वंश, यानी बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुलुभ। प्रश्न 19 में पूछा गया है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना करी थी। यानी जो छोटा सा उपनगर बसाया था कृष्णदेव राय ने अपनी माता जी के नाम पे, उस उपनगर का नाम क्या था। ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी नगल, ऑप्शन सी नगलपुरम और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों तो कृष्णदेव राय ने जो अपनी माता जी के नाम पे छोटा सा उपनगर बनाया था विजयनगर के समीप, उसे नगलपुरम के नाम से हम जानते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में बच्चों कमलपुरम का भी जिक्र किया गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कमलपुरम जो है बच्चों वो जलाशय है, वो अलग है, और नगलपुरम जो है वो उन्होंने कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पे जो उपनगर स्थापित किया है उसे हम नगलपुरम कहते हैं, लेकिन कमलपुरम क्या है बच्चों, तो जलाशय है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 20 में पूछा गया है कि कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए तुलुभ वंश, ऑप्शन बी सुलुभ वंश, ऑप्शन सी चोल वंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों विजयनगर शासक के जो कृष्णदेव राय जो कि बहुत प्रसिद्ध शासक थे वहाँ के, वो किस वंश से संबंधित थे, तो तुलुभ वंश से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तुलुभ वंश। प्रश्न 21 में पूछा गया है कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ। तो अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया बच्चों कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ, 1565 में हुआ, यानी जब विजयनगर को लूटा गया और विजयनगर का पतन हो गया। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसी राक्षसी तांगड़ी युद्ध को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चों, ताली कोटा का युद्ध, ताली कोटा का युद्ध। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 22 में पूछा है कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। यानी विजयनगर की सेना के लीडर कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए कृष्णदेव, ऑप्शन बी राम राय, ऑप्शन सी राय और ऑप्शन डी विक्रमादित्य राय। तो बच्चों राक्षसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो राम राय ने किया था। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 में हमसे पूछा गया है कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध को डैश युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया बच्चों कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध का एक और नाम है जिसे हम ताली कोटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 में पूछ रहा है कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किनकी संयुक्त सेनाओं से करारी शिकस्त मिली थी। यानी किन किन राज्यों की सेनाओं ने आपस में मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया था और उनसे विजयनगर हार गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों बीजापुर, बच्चों यहाँ पे मिस्टाइप हो गया है, बीजापुर है। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा इन तीनों की संयुक्त सेना यानी मिलीजुली सेना, इन तीनों साम्राज्यों की मिलीजुली सेना ने किस पर आक्रमण किया था, विजयनगर पर आक्रमण किया था, जिसको हम राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। जिसमें कौन हार गया था, तो विजयनगर हार गया था और उसे जमकर लूटा गया था, जिससे विजयनगर का पतन हो गया। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नायक से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। तो बच्चों नायक कौन थे, तो सैनिक कमांडर होते थे, सेना प्रमुख होते थे। अब इनमें से देखते हैं कि हमें कौन कौन से गलत कथन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए सेना प्रमुख होते थे, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी किले पर नियंत्रण रखते थे, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इनके पास सशस्त्र समर्थक यानी सेना हुआ करती थी, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी यह तमिल भाषा बोलते थे। तो बच्चों ये डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये तमिल भाषा नहीं बोलते थे, ये कन्नड़ और तेलुगु भाषा बोलते थे। तो ये
डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है, यानी विजयनगर के नायकों से संबंधित नहीं है हमारा डी ऑप्शन, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न 26 में पूछा गया है कि अमर नायक कौन थे। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया कि अमर नायक कौन थे, तो सैनिक कमांडर थे। प्रश्न 27 में पूछा निम्नलिखित में से कौन किसानों, शिल्पकारियों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य टैक्स वसूलते थे, यानी कर वसूलते थे। तो बच्चों ये अमर नायक ही थे जो टैक्स वसूला करते थे इनसे, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 में पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था, जिसे आज डैश के नाम से जानते हैं। तो बच्चों याद है, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने, यानी कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पे एक उपनगर का निर्माण किया था जिसे नगलपुरम कहा जा रहा था। तो वो मैंने वहीं पे आपको बताया था कि वहाँ पे एक जलाशय का भी नाम था जिसका नाम कमलपुरम जलाशय था। तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि उसे कब बनाया गया और जिसे हम आज डैश के नाम से जानते हैं, यानी कमलपुरम जलाशय के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में कराया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कमलपुरम जलाशय। प्रश्न 29 में पूछ रहा है हिरिया नहर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए संगम वंश के राजाओं ने, ऑप्शन बी चोल वंश के राजाओं ने, ऑप्शन सी विजयनगर वंश के राजाओं ने और ऑप्शन डी सुलूभ वंश के राजाओं ने। तो बच्चों हिरिया नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो कहते हैं संगम वंश के राजाओं ने। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30वें में हमसे पूछा गया है कि फारस के शासकों के द्वारा भेजे गए दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में डैश को देखकर प्रभावित हुआ। तो बच्चों जो फारस से जो दूत आया था जिसको हम अब्दुल रज्जाक कहते हैं, वो विजयनगर की किलेबंदी का वर्णन करता है, जिसको वो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ था, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किलेबंदी। प्रश्न 31वें में पूछा है सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा इन्हें संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा किसने दी थी। तो बच्चों इसे पेश ने, जो यात्री था पेश ने ये संज्ञा दी थी कि महानवमी डिब्बा और ये जो सभा मंडप है ये संयुक्त रूप से विजय का भवन है, यानी जीत का भवन है। तो इसे ये बात पेश कहता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महानवमी डिब्बा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए यह एक विशालकाय मंच था, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी यहाँ 10 दिन का हिंदू त्यौहार जिसे दशहरा कहा जाता है ये भी मनाया जाता था, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी यहाँ विजयनगर शासक अपने रुतबे और ताकत का प्रदर्शन करते थे, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी यह एक व्यापारिक केंद्र था। तो बच्चों महानवमी डिब्बा के लिए ये ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन चौथा कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। प्रश्न 33वें में हमसे पूछा गया है कि हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो बच्चों राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में हम्पी को 1976 में मान्यता प्राप्त हुई थी। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोपुरम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए यह काफ़ी ऊंचे होते थे, तो ये इसकी विशेषता है। ऑप्शन बी लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत देते थे, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी गोपुरम से उसको बनवाने वाले शासक की ताकत का अंदाजा लगता था, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी गोपुरम एक छोटा मंदिर का हिस्सा होता था। तो नहीं बच्चों, ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा होता था, बहुत ऊंचा होता था। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत है, यानी यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये गोपुरम की विशेषता नहीं है। प्रश्न 35वें में हमसे पूछा गया कि विट्ठल देवता किनके रूप थे। यहाँ मिस टाइप हो गया है, देवता लिखना था यहाँ पे। तो बच्चों विट्ठल देवता जो है वो किनके रूप माने जाते हैं। ऑप्शन ए शिव के, ऑप्शन बी विष्णु के, ऑप्शन सी कृष्ण के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो विट्ठल देवता है वो विष्णु के रूप माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36वें में पूछा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया। तो बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे क्या पूछा है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली। 1976 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन जस्ट क्वेश्चन हल्का सा यहाँ पे घुमा हुआ है। देखो यहाँ पूछ रहा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब बनाया गया, यानी कब घोषित किया गया है कि ये विश्व पुरातत्व स्थल है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी डेट चेंज हो जाएगी और हो जाएगी डी 1986। तो आपको ये बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महत्व के रूप में अगर स्थल पूछा जाए तो 1976, लेकिन पूछे यूनेस्को द्वारा पुरातत्व स्थल कब करार किया गया, कब उसको घोषित किया गया, तो 1986। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37 में पूछा गया है कि विरूपाक्ष देव किनके रूप हैं। ऑप्शन ए शिव के, ऑप्शन बी विष्णु के, ऑप्शन सी कृष्ण के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विट्ठल किनके रूप हैं, विष्णु भगवान के। उसी तरीके से विरूपाक्ष किनके रूप माने जाते हैं, तो शिव के रूप माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38 में पूछा गया है कि पंपा देवी ने डैश से विवाह के लिए तप किया था। तो बच्चों पंपा देवी ने विरूपाक्ष भगवान से विवाह के लिए तप किया था। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 हमसे पूछ रहा है कि कमल महल का नामकरण
19वीं शताब्दी में डैश ने किया था? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी चीनी यात्रियों ने, ऑप्शन सी अरबी यात्रियों ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 19वीं शताब्दी में कमल महल का जो नामकरण है वो अंग्रेजों ने किया था, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 40वें में हमसे पूछा गया है कि अमर शब्द का अभिवार्य संस्कृत शब्द डैश से हुआ है, यानी अमर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो कि संस्कृत शब्द का एक शब्द है। तो बच्चों वो शब्द क्या है? ए युद्ध, ऑप्शन बी कमर, ऑप्शन बी समर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अमर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो समर शब्द से हुई है, जो कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 41वें में पूछा गया है कि चन्नकेशव मंदिर डैश में है? ऑप्शन ए बेलूर में, ऑप्शन बी तंजावुर में, ऑप्शन सी पैने में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चन्नकेशव मंदिर बच्चों बेलूर में है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 42वें में पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर डैश में है? तो बच्चों बृहदेश्वर मंदिर हम्पी में है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 43वें में पूछा गया है कि विरूपाक्ष मंदिर डैश में है? ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। प्रश्न 44वें में पूछा गया है कि कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए, ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919 और ऑप्शन सी 1921 और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जल्दी से मुझे इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि कॉलिन मैकेंजी जिन्होंने विजयनगर की सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करी थी उनकी मृत्यु कब हुई। जल्दी से मुझे 44वें और 43वें क्वेश्चन का मेरे को जल्दी से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। पहला विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है और दूसरा कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु कब हुई। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।